में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों अभिक्रिया की आणविकता तथा संघट्ट सिद्धांत पर। अब अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो क्या होती है कि भाई किसी संतुलित रासायनिक सभी अभिक्रिया के प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले उन परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या जो संघट्ट करके अभिक्रिया करते हैं उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। मतलब जो भी अणु परमाणु या आयन किसी भी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और संघट्ट करके जो है अभिक्रिया को आगे प्रेषित करते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए तो आणविकता के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो पहली है एक आणुक अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो सिर्फ एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। जैसे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है, एक अभिकारक अणु के भाग लेने पर एक आणुक अभिक्रिया होती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन में और H2O में टूट रहा है, तो अमोनियम नाइट्रेट जो एक अणु है, एक अभिकारक अणु है, इसी पर निर्भर करने वाली जो अभिक्रिया है, इसीलिए ये एक अणुक है। द्विआणुक में दो अभिकारक अणु होंगे, जैसे कि ये या तो दो अभिकारक अणु होंगे या एक ही अणु के दो मोल लिए गए होंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो अणु भाग लेते हैं द्विआणुक रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दो मोल HI के जो है H2 और I2 में परिवर्तित हो जाते हैं। त्रिअणुक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तीन अभिकारक अणु भाग लेते हैं। जैसे दो अभिकारक अणु तो किसके, FeCl3 के, और एक किसका, SnCl2 का। तो इस प्रकार से दोनों मिलाकर के कितने हुए, तीन अभिकारक अणु यहाँ पर हुए। ऐसे ही होती है जटिल अभिक्रियाओं। जटिल अभिक्रियाएं क्या होती है, पहले तो उन्हें समझे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें तीन या तीन से अधिक स्पीशीज अणु परमाणु या आयन, उनको सम्मिलित रूप से आप क्या कह देते हैं, स्पीशीज कहलाते हैं। तो तीन से ज्यादा जब अणु परमाणु या आयन या इनको सम्मिलित रूप से स्पीशीज कहा जाता है तब जब ये उपस्थित होते हैं तीन या तीन से ज्यादा, तो फिर ऐसी अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखो इस अभिक्रिया में चार अणु तो HBr के और एक अणु O2 का यहाँ पर काम में ले रहा है। होने को तो दिखने को तो ये कैसी दिख रही है, पंचम अणुक अभिक्रिया कहला रही है, परंतु इसकी कोटि भी पंचम प्रतीत हो रही, परंतु वास्तव में यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि ये एक द्विअणुक अभिक्रिया है। कैसे पता लगेगा, इसकी जो व्याख्या है आप इसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म के आधार पर कर सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि में प्रत्येक पद एक संभावित प्रारंभिक पद होता है जिसमें एक, दो या कभी कभी तीन अभिकारक अणु प्रयुक्त होते हैं, यानी कि प्रारंभिक पद को प्रारंभिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, अलग अलग स्टेप में होने वाली जो अभिक्रिया है उनकी जो मैकेनिज्म है उनके बारे में जब बात की जा रही है तो मैकेनिज्म में पहला जो पद है उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि भाई प्रारंभिक पद को प्रारंभिक अभिक्रिया भी कहते हैं तथा जटिल अभिक्रियाओं में प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। प्रारंभिक पद में जितने अणु भाग ले रहे हैं वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो इन पदों में से मंदतम पद जो होता है, सबसे धीमा पद जो होता है, वह वेग नियम को निर्धारित करता है, इसीलिए इसे वेग निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है। यह अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने में सहायक होता है। तो मल्टी स्टेप्स में होने वाली जो भी रिएक्शंस होती हैं उनमें जो पहला पद होता है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, और जो सबसे धीमा पद होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है वेग के नियम के अनुसार। तो इस अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया आपने ये वाली देखी थी, चार अणु HBr के O2 के साथ में अभिक्रिया करके Br2 और H2O दे रहे थे, ये अभिक्रिया होती किस प्रकार है उसकी मैकेनिज्म जो है वो आप देखेंगे। तो आप देखो HBr जब एक अणु O2 के साथ में रिएक्ट करता है तो HOOBr देता है, जो कि सबसे मंदतम पद होता है इस अभिक्रिया का। बाद में ये इंटरमीडिएट जो है वापिस HBr के एक अणु के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, HBrO के दो मोल बनाता है। अब HBrO वापिस अणु एक HBr के साथ में अभिक्रिया करके Br2 और H2O के दो मोल बनाते हैं, और ये दो तीव्र पद होते हैं और एक ये मंद पद होता है। तो प्रथम पद जो है वो वेग निर्धारक पद है, क्यों, क्योंकि वह सबसे मंदतम पद है, देखो मंद पद है। और इस समीकरण में अगर देखा जाए तो अभिक्रिया की जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है, HBr और O2 की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो वेग नियम के अनुसार यदि वेग लिखते हैं इस अभिक्रिया का तो वेग बराबर K इंटू HBr की सांद्रता और O2 की सांद्रता। और क्योंकि यहाँ पर दो ही अभिकारक काम में लिए जा रहे हैं तो अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होगी, दो होगी, और ये एक द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, जटिल अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करना। तो जटिल अभिक्रियाओं के वेग का व्यंजक
तथा कुल अभिक्रिया ज्ञात होने में उसकी क्रियाविधि का निर्धारण, क्रिया उसकी मतलब जो क्रियाविधि होती है ना बेटा, इन क्रियाविधियों द्वारा ही इनका निर्धारण किया जा सकता है कि भाई जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता क्या होगी, उनकी जो कोटि होगी वो कैसे होगी। तो उनको किस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि ये अभिक्रिया आप देख रहे हो 2NO2 प्लस F2 जो कि है क्या दे रहे हैं, NO2F दे रहे हैं, NO2F के 2 मोल दे रहे हैं। इसके लिए यदि दर नियम लिखा जाए तो इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता इसी प्रकार से लिखेंगे, परंतु प्रयोगों के परिणाम इस अभिक्रिया की प्रगति में परमाणुओं की उपस्थिति को भी दर्शाते हैं। किस प्रकार से दर्शाते हैं, देखिए कि आप वेग नियम में NO2 तथा F2 दोनों की ही सांद्रता पद उपस्थित है और ये दर्शाते हैं कि प्रारंभ में अभिक्रिया NO2 तथा F2 के मध्य संपन्न होती है। चूंकि यह अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है अतः इस पद को मंद होना चाहिए तथा इसमें अस्थिर F परमाणुओं का निर्माण होना चाहिए। इस पद में निर्मित F परमाणुओं की फ्लोरीन परमाणुओं को अगले पद में प्रयुक्त हो जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से समझाई जा सकती है। वही क्रियाविधि को समझो। एक्चुअली क्या हो रहा है, NO2 के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो F2 के एक मॉलिक्यूल के साथ में अभिक्रिया करके NO2, ये देखिए रिएक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से हो रही थी पहले कि NO2 के 2 मॉलिक्यूल F2 के एक मॉलिक्यूल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहे थे, 2 मोल NO2F बना रहे थे। अब अगर इसकी क्रियाविधि देखेंगे तो क्या होगा, तो प्रथम पद है उसमें एक NO2 जो है एक F2 के साथ में अभिक्रिया करके NO2F बना रहा है और ये F इंटरमीडिएट का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये इंटरमीडिएट वापिस से एक अणु NO2 के साथ में रिएक्ट करके NO2F बना रहा है जो कि तीव्र पद है। तो इसमें मंद पद जो है, दोनों पदों का योग अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार है। तो अगर इन दोनों ही पदों को जोड़ दिया जाए तो मंद पद यहाँ पर क्या काम करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का काम करता है और इन दोनों को जोड़ करके आप इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन को जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई 2 मोल NO2 के 1 मोल F2 का, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा और NO2F जो है यहाँ पर इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कुल अभिक्रिया जो है इस प्रकार लिखी जाएगी और यद्यपि अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण हो रही है लेकिन कुल दर का जो निर्धारण है वो पहले पद जो कि मंद पद है उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, उसी के अनुसार किया जाएगा। अब कोटि और आणविकता में क्या क्या अंतर होता है बेटा, तो किसी अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों की सहायता से ज्ञात किया जाता है जबकि आणविकता को अभिक्रिया के प्रेक्षण द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। और भी बहुत सारे इसमें अंतर है जो कि आपको इस चार्ट में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, ये प्रयोगों से प्राप्त हो पाता है जबकि ये कैसा है, एक सैद्धांतिक मान है बेटा, ठीक है। दूसरा, ये कोटि जो है वो शून्य, पूर्णांक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है जबकि आणविकता शून्य व भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये सिर्फ पूर्ण मान ही होंगे। 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो होती है उनमें ही आणविकता ज्ञात की जा सकती है। अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। आणविकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक अभिक्रियाओं पर, फर्स्ट स्टेप पर ही लागू होती है। अभी अगर जटिल अभिक्रियाएं हैं तो भी प्रथम जो स्टेप है उसे ही प्रारंभिक पद कहा जाता है और उसी पद पे जो है आपकी जो अभिक्रिया की आणविकता है वो निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो कोटि है अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध बताती है जबकि आणविकता जो है अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ही दर्शाती है। इसके अलावा जो है इनमें ये 4 अंतर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में इसके अलावा और कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई अंतर यहाँ होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो ये 4 अंतर यहाँ पर सफिशिएंट है, एक प्रायोगिक है, एक सैद्धांतिक है, एक भिन्नात्मक और शून्य भी हो सकता है जबकि ये भिन्नात्मक और शून्य नहीं हो सकता। ये वाली जो है प्रथम और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। अभिक्रिया की कोटि जो है प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है जबकि ये जो है प्राथमिक अभिक्रिया पर ही लागू होती है। ये वाली जो है अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य में संबंध बताती है जबकि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो भाग ले रहे हैं उन पर ही डिपेंड करती है। आगे चलते हैं, छद्म एक अणुक अभिक्रियाएं। अब ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता तो 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोटि 1 हो, आणविकता तो कैसी हो 2 या 2 से अधिक, द्विअणु त्रिअणु ऐसी हो परंतु उनकी कोटि कैसी हो बेटा 1 हो, तो वो क्या कहलाती है, छद्म एक अणु। मतलब लग रहा है कि एक अणु है पर है नहीं, है ना। छद्म एक अणु अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उनके उदाहरण देखो, शर्करा का प्रतिलोमन। शर्करा के प्रतिलोमन में देखो आप C12H22O11 लेते हैं और यहाँ पर जल लेते हैं और जल कैसा लेते हैं बेटा, आधिक्य में लेते हैं। जल को आधिक्य में लेने की वजह से इस जल की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये सिर्फ शर्करा, ये जो सुक्रोज है इसी की सांद्रता पर निर्भर करती है
इस अभिक्रिया का जो वेग है। तो ये अभिक्रिया दिखने में तो द्वि अणु दिखाई दे रही है, परंतु अभिक्रिया का जो वेग है वो सिर्फ और सिर्फ शर्करा की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए छद्म एक अणु अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार, स्टोइकियोमेट्री के अनुसार अभिकारकों के दो अणु रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त हो रहे हैं, परंतु अभिक्रिया का वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल C12H22O11 की सांद्रता में परिवर्तन होता है। इस अभिक्रिया में जल की जो मात्रा है इतनी अधिक होती है कि अभिक्रिया के दौरान जल की सांद्रता में कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। अतः अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अतः अभिक्रिया का जो वेग है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगा? सांद्रता पर, शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करेगा, C12H22O11 पर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका उदाहरण है छद्म एक अणु अभिक्रिया का, वो है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ये एथिल एसीटेट है, ये जल है। यहाँ पर भी देखो आप जल आधिक्य में लिया है, तो जल का आधिक्य में होना यानी कि इसकी सांद्रता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना, तो सांद्रता परिवर्तित सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? एथिल एसीटेट की होगी। एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो अभिक्रिया की जो दर है या वेग है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? वेग बराबर के और एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा। इसलिए ये भी क्या है? एक अणु अभिक्रिया है, छद्म एक अणु अभिक्रिया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि दो या दो से अधिक इसकी आणविकता होनी चाहिए, परंतु सांद्रता सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड, वेग जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? केवल और केवल सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। आगे चलते हैं। अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। देखिए जैसे जैसे आप अभिक्रिया का तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे, देखिए अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता के बारे में बात करते हैं। अब सामान्यतया जब रासायनिक अभिक्रियाओं में आप ताप बढ़ा देते हैं तो अभिक्रियाओं का वेग भी जो है ना बच्चों वो बढ़ जाता है। अब अभिक्रिया का जो वेग है किस प्रकार से बढ़ता है? यदि आपने तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से किसी अभिक्रिया का तापमान आप लोगों ने बढ़ाया है, तो वो जो अभिक्रिया है उसकी रेट जो है, उसके होने की जो दर जो है वो 2 या 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि होती है, मतलब ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में भी क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी। तो कमरे के ताप पर किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ घंटे लगते हैं, तो अधिक तापमान पर कुछ मिनट ही लगेंगे, है ना, और हो सकती है या और कम तापमान पर अगर आप इसको करवाओगे तो घंटों की बजाय कुछ दिन लग जाएंगे, तो इसे पूर्ण होने में कुछ दिन भी लग सकते हैं। इसलिए किसी अभिक्रिया के लिए वेग किसी निश्चित ताप पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि यदि आपको किसी भी अभिक्रिया का वेग निर्धारित करना है तो आपको तापमान को कैसा रखना पड़ेगा? निश्चित रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट तापमान की ही बात यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यह पाया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी 2 गुना हो जाता है। यदि T डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक KT अगर प्राप्त होता है तो T डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर वेग स्थिरांक जो है के T+10 हो, तो इसका अनुपात जो है वो ताप गुणांक कहलाता है। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो भी आपको चेंज आपका पाया जाता है, इस तरीके से जो अभिक्रिया का वेग है उस वेग में जो अंतर आपको पाया जाता है, तो उसका जब पहले वाले वेग और बाद वाले वेग का जब आप अनुपात निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा? ताप गुणांक कहलाता है। और ये जो वेग, ये जो अंतर है, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल वाले दो तापों पर हम स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल वाले दो तापों पर, मतलब आपने एक अभिक्रिया जो करवाई मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे करवाई और दूसरी अभिक्रिया जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे करवाई, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंतराल वाले जो दो तापों पर जो दर स्थिरांकों का जो अनुपात आपको प्राप्त हुआ है, यह क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। इस प्रकार की अधिकतर अभिक्रियाओं के ताप गुणांक 2 से 3 के मध्य होते हैं। कुछ अभिक्रियाओं जैसे 2 मोल O2 के साथ में जब रिएक्ट करते हैं और 2 NO2 बनाते हैं, इसके ताप गुणांक 1 से कम हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि अभिक्रियाओं के वेग ताप के बढ़ने पर कम हो रहे हैं। यानी कि अगर ताप के बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो रहा है तो ताप गुणांक का मान भी बेटा कम हो जाएगा। तो इस टाइप की कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। अब ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य जो है प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब ताप बढ़ाते
जाते हैं तो अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, वो भी बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से क्या होता है, उनके आपस में जो टक्करें हैं वो भी बढ़ जाती है। तो प्रति सेकंड होने वाली जो टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया का वेग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टक्करों की संख्या की। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन परिकलन से यह ज्ञात होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य टक्करें केवल 2 से 3% के लगभग ही बढ़ती हैं। कितनी बढ़ रही हैं, सिर्फ 2 या 3% बढ़ रही हैं, जबकि अभिक्रिया का जो वेग है वो 200 से 300% के लगभग बढ़ जाता है। वेग तो 200 से 300 बढ़ रहा है, परंतु टक्करें 2 से 3% ही बढ़ रही हैं, यह देखा गया है। अब बात करते हैं ताप परिवर्तन से अभिक्रिया वेग में परिवर्तन की व्याख्या। अब हम करते हैं कि भाई ताप के परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग में किस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 से अनंत के मध्य हो सकती है, अर्थात सभी अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती। सभी जो अणु जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो समान नहीं होगी। इस कारण किसी एक अणु के व्यवहार को ठीक से नहीं जाना जा सकता है। अतः इसके लिए बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल, दो अलग अलग प्राणी थे, इन्होंने सांख्यिकी का उपयोग करते हुए अणुओं में गतिज ऊर्जा का वितरण ई ऊर्जा से युक्त अणुओं के अंश Ne/Nt एवं गतिज ऊर्जा के मध्य जो है वो एक ग्राफ खींचा, और हम लोगों को यहाँ पर Ne उन अणुओं की संख्या है जिनकी ऊर्जा E है, तथा Nt कुल अणुओं की संख्या है। मतलब E ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या और कुल अणुओं की संख्या, एंटी का मतलब कुल अणुओं की संख्या, इन दोनों का जब अनुपात निकाला जाएगा ना बेटा, तो Ne/Nt और गतिज ऊर्जा, इन दो चीजों के मध्य, इन दो कोऑर्डिनेट्स के मध्य में मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक ग्राफ खींचा था इस प्रकार का। अणुओं के अंश यानी कि Ne/Nt और गतिज ऊर्जा E या काइनेटिक एनर्जी Ke से भी इसको डिनोट करते हैं। तो आप ये देखोगे इस प्रकार का ग्राफ निम्नानुसार निरूपित किया जाता है। तो अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा, जैसे जैसे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, अणुओं का जो अंश है वो भी बढ़ता है। और उपरोक्त वक्र को मैक्सवेल ऊर्जा वितरण, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहा जाता है। इस वक्र से ज्ञात किया जाता है कि अत्यधिक कम ऊर्जा तथा अत्यधिक अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का जो अंश था बेटा, वो कैसा था, कम होता है। यानी कि अत्यधिक ज्यादा ऊर्जा वाले जो अणु होते हैं उनका भी अंश बहुत कम होता है, और अत्यधिक कम ऊर्जा वाले जो अणु हैं उनका भी अंश जो है बहुत कम होता है। तो वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा यानी कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की ऊर्जा के संगत होता है। यानी कि क्या हो रहा है, वक्र का जो शीर्ष है ना बेटा, ये इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वक्र का जो शीर्ष है वो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अधिकतम अणु ऐसे हैं जो इस काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त होते हैं। इस बात को ये चीज बोलना चाह रहा है कि भाई ऐसे अणुओं का अंश जिनकी गतिज ऊर्जा ये है वो सर्वाधिक प्राप्त हो रहा है। तो अत्यधिक मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले जो अणु है वो यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की ऊर्जा के संगत प्राप्त हो रहा है। अब यदि तापमान में वृद्धि की जाए, अब क्या हो रहा है बेटा, यदि तापमान में वृद्धि कर रहे हैं तो वक्र का जो शीर्ष है वो अधिक ऊर्जा के मान की ओर विस्थापित हो रहा है। देखो पहले ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हो रही थी, इस तापमान पर, तापमान अगर T था तो ऊर्जा जो है वो यहाँ प्राप्त हो रही थी, पर जैसे ही तापमान को हमने बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, पहले के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की हमने बढ़ोतरी यदि कर दी है, तो क्या हो रहा है, ये अधिक ऊर्जा वाले या अधिक ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो गया है। पहले ऊर्जा उधर थी, अभी ऊर्जा इधर प्राप्त हो रही है, और वक्र जो है वो दाईं और इस प्रकार से फैल जाता है। पहले T1 ताप में इस प्रकार से वक्र था, T2 ताप पर ये वक्र जो है वो इस प्रकार से फैल जा रहा है। तो ये आपको देखने को मिलता है ताप का प्रभाव। अतः वक्र से स्पष्ट है कि अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अनुपात बढ़ गया है। देखो अधिक ऊर्जा वाले जो अणु थे उनका अनुपात ये वाला था, और बाद में T2 पर यह जो अनुपात था वो यहाँ आ गया है। तो अतः वक्र से स्पष्ट है कि अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अनुपात बढ़ जाता है तथा अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभावी टक्कर
करने वाले जो अणु है उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है। और चित्र T1 ताप पर आच्छादित क्षेत्र की तुलना में T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर आच्छादित क्षेत्र में से ज्ञात होता है कि बाद का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल की अपेक्षा 2 गुना है। देखिए, पहले जो आपको क्षेत्रफल देखने को मिल रहा था जब T1 ताप था, तो क्षेत्रफल जो था वो सिर्फ इतना ही था, केवल इतना ही क्षेत्रफल आप लोगों को देखने को मिलता था। बाद वाला जो क्षेत्रफल है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के बाद में अब इतने जो अणु हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे हैं, उत्पाद में परिवर्तित होने लगे हैं। तो ये इसका जस्ट डबल है ना बेटा। तो पहले तापमान जब कम था तो कम अणु जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे थे, परंतु तापमान में बढ़ोतरी करने पर जो उत्पाद में परिवर्तित होने वाले अणु हैं उनका अंश भी बढ़ गया है। तो आच्छादित क्षेत्र से ज्ञात होता है कि बाद का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से 2 गुना है, अतः अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 2 गुना हो जाता है। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा है। अब संघट्ट सिद्धांत क्या होता है? जब अणु जो है अभिकारक अणु आपस में टक्करें करते हैं तो उनकी ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है तो वे धीरे धीरे जो है उत्पाद में परिवर्तित होने लगते हैं। तो इस सिद्धांत को किस प्रकार से इन अवधारणाओं द्वारा समझाया गया है वह देखते हैं। पहला ही है टक्कर सिद्धांत या संघट्टवाद। टक्कर सिद्धांत क्या बोलता है कि भाई अभिकारक अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि अणु के मध्य क्या हो, टक्करें हो, फलस्वरूप पुराने बंध जो है वो टूट जाए और नए बंध जो है वो बनने लगे। अब पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे तो किस प्रकार से होगा, इसकी भी अवधारणाएं हैं कि भाई 2 अणुओं के मध्य जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये तभी संभव है बेटा जब वे आपस में टकराते हैं। पहली बात, जब अणु आपस में टकराएंगे तभी जो है वे उत्पाद में परिवर्तित होंगे। दूसरी बात, अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी की सभी जो भी अणु टकरा रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाए हैं, सभी की सभी जो टक्करें हैं वो प्रभावी नहीं है। केवल प्रभावी टक्करों वाले अणु ही किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी संघट्ट या टक्करें प्रभावी नहीं होती। इनमें से केवल कुछ टक्करें ही प्रभावी होती है और इन्हें प्रभावी टक्करें या इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। इन प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप ही उत्पाद का निर्माण होता है। तीसरी बात देखिए, प्रभावी संघट्ट के लिए प्रत्येक अणु के पास ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा होना आवश्यक है। इस न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। यानी कि टक्कर तो करी, टक्कर करने और टक्कर कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। और प्रभावी होने के साथ साथ जो गतिज ऊर्जा है उसका मान कम से कम देहली ऊर्जा के बराबर तो होना ही चाहिए, तब जाकर के वो उत्पाद का निर्माण करेगा। अब अभिकारक के अणु में निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल से सक्रिय करके देहली ऊर्जा तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उस अणु या अभिकारक अणु की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा क्या होगी भाई, देहली ऊर्जा माइनस अणुओं की टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। मतलब अणुओं की जो पहले वाली ऊर्जा थी वो और देहली ऊर्जा, अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगी, सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होगी। मतलब क्या हो रहा है, यदि ऊर्जा की मैं बात करूं तो मान लीजिए कि रिएक्टेंट की ऊर्जा यहाँ पर है, ठीक है, और ये ऊर्जा के 0 मान से लेकर के इस मान तक ये आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा का मान यहाँ है। मतलब 0 से लेकर के यहाँ तक का जो मान है वह क्या है, देहली ऊर्जा है। अब मान लीजिए कि अभिकारकों की कोई एक अभिकारक ऐसा है कि टक्कर से पूर्व उसकी ऊर्जा इतनी है, यहाँ पर है, तो इस ऊर्जा से देहली ऊर्जा तक लाने के लिए का जो अंतर है, इस मतलब अभिकारक अणु की जो टक्कर से पूर्व जो ऊर्जा है वो और देहली ऊर्जा के बीच का जो ये जो अंतर दिख रहा है ना बेटा, यही आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अणुओं की सक्रियण ऊर्जा उनकी टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है और अभिक्रिया का वेग प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर सेकंड पर निर्भर करता है। संघट्टवाद में अभिक्रिया की बल गतिकी को अणुओं के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः संघट्टवाद से संबंधित कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं, मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करें, दूसरा अणुओं की जो सक्रियण ऊर्जा है वो, और टक्कर के समय उनका अभिविन्यास कैसा था वो, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे कैसे डिपेंड करता है, तो प्रभावी टक्करों की संख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक देखिए, ऊर्जा अवरोध। अब ऊर्जा अवरोध क्या होता है कि किसी ताप T पर
टकराने वाले अणुओं के मध्य ऊर्जा वितरण को इस चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो छायांकित क्षेत्र है ABCD, देखो ABCD, ये जो छायांकित क्षेत्र है ये अणुओं के उस अंश को दर्शाता है, अणुओं का वही अंश NE/NT, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था ये वही है, उस अंश को दर्शाता है जिनकी जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। यानी कि जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा को प्राप्त कर लेती है वे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा के इस मान पर ये कौन सी ऊर्जा है, दहली ऊर्जा। अब अणुओं की टक्कर जो है बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा के बढ़ने के साथ साथ जो अणुओं का जो प्रभाज है वो भी बढ़ रहा है, और एक पॉइंट पे आने पर ये कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। बाद में गतिज ऊर्जा और बढ़ती है और ये जो प्रभाज है ये और कम होता चला जाता है, परंतु दहली ऊर्जा प्राप्त करने वाले जो अणुओं का जो प्रभाज है वो इतना सा ही रह जाता है, इस शेडेड पार्ट के अंतर ही रह जाता है, और यही सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तित हो रहे हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो उत्पाद में परिवर्तित होने वाले अणुओं का जो प्रभाज है वो सिर्फ इतना सा ही यहाँ से यहाँ तक का ही रह जाता है। तो दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है, अतः इस क्षेत्र में उपस्थित अणु प्रभावी संघट्ट प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन वाले अणुओं ने जो शेडेड पार्ट या दहली ऊर्जा से आगे वाले जो भी अणु हैं इन्होंने क्या की है, प्रभावी संघट्ट प्रदर्शित किया है। आगे अभिविन्यास अवरोध, ओरिएंटेशन बैरियर। अब अभिकारक जो अणु है उनके टकराने का अभिविन्यास कैसा है, भाई आपको यदि परमाणु से अणु बनाने हैं तो जो अणु बनाने हैं वही तो आपस में टकराने चाहिए, तो उनका ओरिएंटेशन जो है, उनका जो अभिविन्यास है वो भी बराबर होना चाहिए, वो भी अनुरूप होना चाहिए। तो अभिकारक अणु एक उपयुक्त अभिविन्यास में ही टकराते हैं जिससे अणुओं के पुराने आबंध आसानी से विघटित होकर नए आबंधों का निर्माण कर सके। यार पुराने बंध जब तक टूटेंगे नहीं तब तक आप नए बंधों का निर्माण कैसे करेंगे। जब पुराने बंध और नए बंध के बनने, पुराने बंधों के टूटने और नए बंधों के बनने के लिए जो भी अभिविन्यास यहाँ पर आवश्यक है उसी से सीधा संपर्क यहाँ पर होना चाहिए। तो सही अभिविन्यास में टकराने पर अणुओं के मध्य सीधा संपर्क होता है जिससे उनके मध्य होने वाली टक्कर प्रभावी हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि आपको X2 और Y2 को मिलाकर के 2XY बनाना है तो इसमें X2 और Y2 के मध्य प्रभावी तथा अप्रभावी टक्करों के लिए कुछ इस प्रकार के अभिविन्यास दिए हुए हैं। आपने अगर X और Y को इस प्रकार से टकराया तो आपको XY 2XY मिल जाएंगे, परंतु यदि X Y इस प्रकार से टकराते हैं तो ये दोनों इस तरीके से जुड़ेंगे और आपको ये अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद नहीं मिलेंगे, XY उत्पाद नहीं मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, क्योंकि ये कैसी है, इनका जो अभिविन्यास है वो उपयुक्त नहीं है, जबकि इनको ऐसे ऐसे टकराना चाहिए था। ऐसे टकराते तो X और X के बीच का जो बंध है वो टूटता और X और Y के बीच में बंध बन करके XY उत्पाद का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में इस तरीके से टकरा रहे हैं और ये इस तरीके से जुड़ गया है जिससे कोई उत्पाद का निर्माण यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। अगली बात करते हैं हम अभिक्रिया दर या स्थिरांक व्यंजक तथा संघट्ट सिद्धांत की। हम निम्नलिखित सामान्य द्विअणु, मतलब इसको समझने के लिए आपको एक द्विअणु अभिक्रिया इस प्रकार से समझनी पड़ेगी कि भाई A+A जो है वो उत्पाद दे रहा है P, ये हुई अभिक्रिया नंबर 1, और A और B मिलकर के भी एक उत्पाद दे रहे हैं अभिक्रिया 2। यदि इनके लिए वेग लिखा जाए तो वेग कैसे लिखेंगे, P की कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। P यानी कि उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय में होने वाला परिवर्तन किसके बराबर है, K×A² के बराबर है, क्योंकि ये A और A था पहली अभिक्रिया के लिए। और दूसरी अभिक्रिया के लिए यदि हम लिखें तो P की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय में होने वाला परिवर्तन यानी कि वेग जो है वो किसके बराबर था, K×A की सांद्रता और B की सांद्रता के। देखो A और B की सांद्रता के बराबर था। तो A और B यदि दोनों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दें तो मुझे बताइए ये 1 × 1 बराबर 1 हो जाएगा और 1 × K बराबर K रह जाएगा। तो dP/dt बराबर K हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो dP/dt जो है वो यदि K हो जाता है, संघट्टवाद के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होगा, प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या इंटू प्रभावी टक्करों का अंश के बराबर। यानी कि dP/dt को आप K के बराबर लिख रहे हैं और K किसके बराबर है, प्रति लीटर या प्रति सेकंड, प्रति लीटर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या जिसको आपने Z से लिखा है इंटू प्रभावी टक्करों का अंश जिसको आपने Q से लिखा है। इस प्रकार से आप संघट्टवाद के अनुसार अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। और जहां पर Z क्या है, अभिकारक अणुओं के,
जहां पर Z क्या है, अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड प्रति लीटर होने वाली टक्करों की संख्या, और Q क्या है, कुल अणुओं का वह भाग या अंश जो सक्रियित होता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के आणविक वेगों के वितरण के नियम के अनुसार इन अणुओं के Q अंश की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है, तभी तो वो जो है उत्पाद में परिवर्तित हो पाए हैं। तो Q जो है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q बराबर सक्रिय अणुओं की संख्या अपन कुल अणुओं की संख्या। सक्रिय अणुओं की संख्या को n स्टार से और कुल अणुओं की संख्या को n से यहाँ पर दिखाया गया है, जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो E माइनस E अपॉन RT इस प्रकार का एक आपको व्यंजक देखने को मिलेगा। इस व्यंजक से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है, dP अपॉन dt बराबर K बराबर Z। अब Q की जगह पे आप क्या लिख देंगे, ये वाला व्यंजक यहाँ पर आप लिख देंगे Q की जगह पर, तो Q की जगह पर ये व्यंजक लिखने पर Z E माइनस E अपॉन RT आ जाएगा। यहाँ पर विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांकों के प्रायोगिक मान तथा इस समीकरण से प्राप्त मान जो है वो लगभग समान पाए गए थे। यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो इस प्रकार की अभिक्रिया आप लोगों को समीकरण द्वारा निकाल करके दी है, वो मान और प्रायोगिक मान जो थे वो लगभग बराबर थे। मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल थे, बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकते हैं, परंतु जटिल अभिक्रियाओं के लिए ऐसा नहीं पाया गया। जटिल अभिक्रियाएं तो जटिल है, नाम ही उनका ऐसा है, जटिल अभिक्रियाएं, तो उनके लिए ऐसा नहीं होगा। अतः सक्रिय अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए उपयुक्त त्रिविम विन्यास होना आवश्यक है। तो त्रिविम विन्यास का भी यहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है। किनके लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए। सामान्य अभिक्रियाओं के लिए तो ये वाला जो आपके पास में रिलेशन आया था, इससे आप जो है अभिक्रिया का वेग और दर स्थिरांक और का प्रायोगिक मान और जो आपने निकाला है वो वाला जो मान है वो दोनों तो लगभग बराबर आ रहे हैं। परंतु जटिल अभिक्रियाओं के लिए ऐसा नहीं है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए इसमें क्या और जोड़ना पड़ेगा, आपको त्रिविम अभिविन्यास और जोड़ना पड़ेगा। तो K बराबर P भी जोड़ना पड़ेगा आपको इसके साथ में। तो ये P ही यहाँ पर क्या है, इसका त्रिविम विन्यास है। P क्या है, अभिविन्यास घटक है जो प्रायिकता कारक या त्रिविम कारक है तथा अणुओं की ज्यामिति से संबंधित है। यहाँ पर जटिल अभिक्रियाओं में अणुओं की ज्यामिति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस समीकरण को संशोधित संगतवाद के सिद्धांत का समीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि संशोधन किया ना इसमें त्रिविम कारक को जोड़ के। संगतवाद के कुछ दोष भी हैं। संगतवाद के क्या क्या दोष हैं, दो प्रमुख दोष है बेटा, कि जटिल अणुओं की आणविक ज्यामिति से त्रिविम विन्यास की गणना बड़ी कठिनाई से हो पाती है। उसका जो त्रिविम विन्यास है वो बहुत आसानी से नहीं निकल पाता है। दूसरी बात, यह सिद्धांत केवल गैसीय अवस्था में ही सही परिणाम देता है। क्यों देता है गैसीय अवस्था में सही परिणाम, क्योंकि एक अणु जो है वो दूसरे अणु से काफी दूर स्थित होता है और एक अणु का संपर्क दूसरे अणु से इतना ज्यादा नहीं होता, तो वो उसके प्रभाव में नहीं रहता है। तो सिर्फ गैसीय परमाणुओं के लिए भी ये सही परिणाम देता है। बाद में संक्रमण अवस्था सिद्धांत या परम अभिक्रिया या गति सिद्धांत भी, परम अभिक्रिया गति सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया करने से पहले अभिकारक की जो अणु सक्रिय संकर बनाते हैं तथा ये सक्रिय संकर अभिकारकों के साथ उष्मागति की साम्य स्थापित करते हैं। मतलब क्या होता है, जब भी अभिकारक अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, पहले से उपस्थित बंध जो है वो टूटने लगते हैं और नए जो बंध हैं वो बनने लगते हैं। तो पहले से उपस्थित बंध एकदम से तो नहीं टूटते हैं और नए बंध भी एकदम से नहीं बनते। क्या होता है, धीरे धीरे पुराने बंध टूटते हैं और धीरे धीरे नए बंध बनते हैं। तो जब पुराने बंध टूट रहे होते हैं और नए बंध बन रहे होते हैं, उस दौरान एक सक्रिय संकर का निर्माण यहाँ पर होता है और उस संकर का अभिकारकों के साथ में उष्मागति की साम्य स्थापित करना पड़ता है। ठीक है। अब सक्रिय अणु एक साधारण अणु की तरह ही होते हैं तथा इनकी ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद दोनों से ही अधिक होती है, क्योंकि क्या हो रहा है, नए बंध बन रहे हैं, पुराने बंध टूट रहे हैं, तो ऊर्जा में थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलता है आपको अंतर। और जो अब आपका जो सक्रिय संकर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स जो बना है या एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स जो बना है, इसकी ऊर्जा पहले से उपस्थित जो रिएक्टेंट है और बाद में बनने वाले जो प्रोडक्ट है उनकी ऊर्जा से काफी अधिक ऊर्जा इनकी होगी। ये अणु संक्रमण अवस्था में रहते हैं और एक निश्चित वेग द्वारा उत्पाद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखेंगे कि फलस्वरूप अभिक्रिया
अभिक्रिया का वेग दो कारकों पर निर्भर करता है, सक्रिय संकर की एक तो सांद्रता और विघटन का वेग। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होगी भाई, कोई अभिकारक है, पहले वो सक्रिय संकर बनाएगा और फिर बाद में वो उत्पाद में परिवर्तित होगा। जैसे कि HI आपने एक अभिकारक लिया, तो H और I के मध्य तो पहले से ही एक बंध उपस्थित है, तो धीरे धीरे ये वाला बंध जो है इस प्रकार से टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर I है बेटा, है ना, HI, H और I के बीच में जो है बंध जो है वो टूटने लगेंगे, इस HI के मध्य में बंध टूटने लगेंगे, और इस H और H के बीच में नए बंध देखो बनना शुरू हो गए हैं, और I और I के बीच में नए बंध जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद में क्या, ये क्या कहलाएगा, सक्रिय संकर कहलाएगा। थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, पुराने बंध पूरी तरीके से टूट जाएंगे और नए बंध जो है पूरी तरीके से बन जाएंगे और आपको उत्पाद का निर्माण कर लिया जाएगा। तो उपरोक्त अभिक्रिया को गणितीय रूप में किस प्रकार लिखोगे, K बराबर RT अपॉन NH K डैश। यहाँ पर आपका R जो है वो गैस नियतांक है, T आपका परम ताप है, N जो अवोगाद्रो की संख्या है 6.023 into 10 की पावर 23, H यहाँ पर प्लांक नियतांक है, K यहाँ पर वेग स्थिरांक है, और K डैश जो है सक्रिय संकर बनने का साम्य स्थिरांक है, क्योंकि सक्रिय संकर बना है उसका साम्य स्थिरांक निकालना पड़ेगा। तो इन के अनुसार अगर ऊष्मागति के अनुसार यदि साम्य स्थिरांक का मान निकाला जाए तो K डैश जो साम्य स्थिरांक है सक्रिय संकर का वो कैसे निकलेगा, बराबर E की पावर डेल्टा H अपॉन RT इंटू E की पावर डेल्टा S अपॉन RT। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यदि डेल्टा H जो है वो EA होता है तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कैसे, इसको डेल्टा H की जगह पे आपका क्या रख दोगे, EA रख दोगे, जो कि सक्रिय ऊर्जा होती है, सक्रिय ऊर्जा यहाँ पर इस तरीके से रख दी देखो अपॉन R। तो यहाँ पर डेल्टा H जो है वो सक्रियण की एंट्रोपी है, अब सक्रियण की एंट्रोपी है तो इसको डेल्टा S मानते हैं। तो संगतवाद के सिद्धांत के अनुसार यदि वेग स्थिरांक K जो है उसको आप PZE माइनस E अपॉन RT लिखते हैं, तो आप इसको इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हैं। अब E की पावर माइनस E अपॉन RT इस E से कट जाएगी, तो बताइए ये वाला E ही बचेगा। तो यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, वो आपको प्राप्त होगी। और इस समीकरण में N T R Z और H जो है ये सब क्या है, नियतांक है, तो प्रायिकता गुणांक P है। तो सक्रियण की जो एंट्रोपी है इससे संबंधित होते हैं ये सारे के सारे, मतलब ये भी एक तरह का नियतांक, ये भी एक तरह का नियतांक, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक, Z भी नियतांक, और P भी जो है सक्रियण ऊर्जा की एंट्रोपी से किस प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार आपको एक रिलेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट सक्रियण ऊर्जा की। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल वे अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। भाई पढ़ाई तो सभी करते हैं, सबके 100 में से 100 नहीं आते हैं, 100 में से 100 सिर्फ उनके आते हैं जिनका पढ़ाई का जो रेशो है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाता है। तो वो लेवल, वो ऊर्जा का जो लेवल है वही यहाँ पर उत्पाद बनाने का भी काम कर रहा है, और वही इसके लिए क्या कहला रहा है, सक्रियण ऊर्जा कहला रहा है। तो केवल वे ही अभिकारक अणु जिनमें दहली ऊर्जा अर्थात किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है, यानी कि उतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, वे टकराने के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित होते हैं या उत्पाद बनाने में सफल होते हैं। इन अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं। इन सक्रिय अणुओं की ऊर्जा अभिकारकों की सामान्य अणुओं की ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है, उनकी तैयारी ज्यादा होती है ना। जिनको 100 में से 100 लाने होते हैं, 99 लाने होते हैं, उनकी तैयारी का जो लेवल होता है वो कम से कम जिस लेवल पे सामान्य आदमी पढ़ता है उससे थोड़ा सा ऊपर या कम से कम उतना तो होता ही है ना। लास्ट ईयर जो बच्चे ने फर्स्ट रैंक ली है, कम से कम उतना लेवल तो रखना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अभिकारक के अणु जो है वो उत्पाद में यदि परिवर्तित हो रहे हैं तो कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी या जो दहली ऊर्जा है उतनी ऊर्जा तो आपकी होनी ही चाहिए, और अगर उससे ज्यादा ऊर्जा है तो भी आप जो है उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसे अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मतलब ऐसे अणु जो ऊर्जा अवरोध को पार करके जा रहे हैं तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा क्या कहलाएगी बेटा, सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। तो सक्रियण ऊर्जा की यदि परिभाषा देखें तो वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करके अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब इस चीज को आप जो है एक ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए कि आपके पास में ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ये देखो इस प्रकार का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखो ऊर्जा और
अभिक्रिया निर्देशांक। तो अभिक्रिया निर्देशांक को तो आप इस तरह से अभिक्रिया लिख करके मैं इधर छोड़ देती हूँ इसको। अभिक्रिया निर्देशांक और ऊर्जा के मध्य यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है कि रिएक्टेंट की मान लीजिए ऊर्जा यहाँ है और दहली ऊर्जा का मान यहाँ पर है। क्या ये कौन सी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अभिकारकों की ऊर्जा है जो अभिक्रिया के गति करने के साथ साथ बढ़ती है, टक्करों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ती है। अब कुछ अभिकारक ऐसे हो जाते हैं जिनकी ऊर्जा जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है और उसके बाद में जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है और ये इस प्रकार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अणु जिनकी अभिक्रिया इतनी तो कम से कम जिनकी ऊर्जा इतनी तो हो ही जाएगी, ये क्या कहलाएंगे? सक्रिय अणु कहलाएंगे। और यहाँ पर क्या बनेगा? आपका सक्रिय संकर बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद में ये सक्रिय संकर जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होने लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो ऊर्जा का अंतर है वह क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा कहलाती है। और अभिकारक अणुओं की ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक का जो अंतर है वह क्या कहलाती है बेटा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो यही वह आवश्यक ऊर्जा है जो ऊर्जा अवरोध को पार करके अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या होते हैं? देखिए, सामान्य अणु परस्पर संगठनों से सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक हो जाएगी। यार जितनी कम, अगर सक्रिय ऊर्जा देखो इस ऊर्जा का मान जितना कम होगा, यार रिएक्टेंट की ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी या थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान जितना कम होगा उतने ज्यादा से ज्यादा अणु जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होने लगेंगे। तो ये यही बोल रहा है कि सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक हो जाएगी तथा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक हो जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में अभिकारक अणु जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होने लगेंगे। अर्थात अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता में भी वृद्धि होती है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है क्योंकि सक्रिय जो ऊर्जा है उसका मान कम हो जाता है। सक्रिय अणुओं तथा अभिकारकों के सामान्य अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। जब सक्रिय अणु परस्पर टकराते हैं तो सक्रिय संकुल मध्यवर्ती यौगिक बनाता है जो उच्च ऊर्जा वाली स्पीशी है। देखिए जिसको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है उच्च ऊर्जा वाली स्पीशी है, उच्च ऊर्जा वाली स्पीशी है और सक्रिय संकुल फिर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और अभिक्रिया का वेग इन सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसे निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है कि भाई H2 और I2 में पहले से बंध बने हुए हैं, तो इसको यदि मैं ऊर्जा आरेख से समझाऊं कि H2 और I2 के मध्य पहले से बंध बना हुआ है। अब ये जो है दहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान यहाँ पर है आपका। अब क्या होगा, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी इनका मान इस प्रकार से बढ़ेगा और ये उत्पाद में परिवर्तित होंगे। अब उत्पाद में किस प्रकार से परिवर्तित होंगे? पहले से उपस्थित जो बंध है पहले तो वो टूटेंगे बच्चों, है ना। H और H के बीच में जो बंध बना हुआ है पहले तो वो टूटेगा, I और I के बीच में जो बंध बना हुआ है वो भी टूटेगा। सॉरी, मैंने I की जगह पर यहाँ पर H लिख दिया है, इसको मुझे I लिखना चाहिए। ये रहा I और I के बीच में यहाँ पर पहले से बंध है, H और H के बीच में उपस्थित पहले से बंध है। अब H और I के बीच में हमें नया बंध बनाना है तो ये नए बंध भी बन रहे हैं। तो ये क्या बन गया है? एक सक्रिय संकुल बना है जिसकी ऊर्जा रिएक्टेंट से कई ज्यादा है। और बाद में जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं, दहली ऊर्जा को जैसे ही ये प्राप्त कर लेते हैं, अभिक्रिया बढ़ने के साथ साथ पुराने बंध जो है वो टूटने लगते हैं और नए बंधों का आपस में निर्माण पूरी तरीके से होने लगता है और प्रोडक्ट का निर्माण आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त अभिक्रिया में H2I2 के मध्य एक एक अणु परस्पर टकराते हैं। टकराने के द्वारा एक अस्थायी मध्यवर्ती सक्रिय संकुल, देखो इस प्रकार का अस्थायी सक्रिय संकुल बन गया जो अस्थायी होने के कारण पुनः विघटित हो जाता है और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो सक्रिय संकुल में अभिकारकों के आबंध टूटने तथा उत्पाद में आबंध बनने के क्रम इस प्रकार से होते हैं। देखिए कि H2 और I2 के मध्य बंध था, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान यहाँ था, जैसे जैसे धीरे धीरे बंध टूट रहे हैं, नए नए बंध बन रहे हैं तो सक्रिय संकुल का निर्माण हो रहा है और सक्रिय संकुल का जो मान है या सक्रिय संकुल की जो ऊर्जा का मान है वो दहली ऊर्जा से भी अधिक प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही अभिक्रिया आगे बढ़ रही है ये सक्रिय संकुल टूट करके किसमें परिवर्तित हो रहा है? उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि सक्रिय अणु ऊर्जा की रासायनिक अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अब आर्यनीय समीकरण को समझते हैं। आर्यनीय समीकरण क्या होती है कि भाई उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आर्यनियस ने वेग स्थिरांक और परम ताप के मध्य जो संबंध बताया था उसको आर्यनीय समीकरण में किस प्रकार से रखा था। देखिए कि मध्य एक संबंध बताया जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। चरघातांकी रूप से किस प्रकार वृद्धि होती है, के बराबर ए इंटू ई माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर ये ए जो है ना बेटा, ये आर्यनियस गुणांक, आर्यनियस स्थिरांक इसको बोलते हैं। ये पूर्व चरघातांक की गुणांक या आवृत्ति गुणांक भी कहलाता है। ये यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा है, आर जो है वो गैस स्थिरांक और टी जो है वो परम ताप है। तो उपरोक्त समीकरण को आर्यनीय समीकरण कहा जाता है। चूंकि सक्रियण ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है, अतः ताप बढ़ाने के साथ वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ेगा ही। वेग स्थिरांक का मान कभी कम नहीं होगा, वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर हमेशा बढ़ेगा। आर्यनीय संकल ऐसा बोलते थे। तो वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग भी सदैव बढ़ता है तापमान के बढ़ाने के साथ साथ। तो ई ए जो है वो शून्य को छोड़कर यानी कि बढ़ जाता है। हमेशा ताप बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। टोटल मिला के बात ये हो रही है। और सक्रियण ऊर्जा का महत्व क्या क्या है बेटा। सक्रियण ऊर्जा से किसी रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्या क्या जानकारियां हैं। सक्रियण ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जिस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो रहा है उसका वेग अधिक हो रहा है, और जिस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक है उसका वेग कम होगा। भाई सक्रियण ऊर्जा का मान अगर ज्यादा होगा, ऊर्जा जो एनर्जी बैरियर जो है वो अगर ज्यादा होगा तो कम अणु अभिक्रिया में भाग ले पाएंगे या उत्पाद में परिवर्तित हो पाएंगे। और सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अधिक से अधिक मात्रा में जो उत्पाद अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो पाएंगे। तो सक्रियण ऊर्जा का मान जितना ज्यादा अभिक्रिया के वेग का मान उतना ही कम। तो अंकल यही बोल रहे हैं क्या कि जिन अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम उसका वेग ज्यादा होता है, और जिन अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है उनका वेग कम होता है। यानी कि सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया का वेग जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सक्रियण ऊर्जा की सहायता से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का भी पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको दो ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। एक में देखो अभिकारकों की जो ऊर्जा है वो यहाँ है और उत्पादों की जो ऊर्जा है बेटा वो यहाँ प्राप्त हो रही है, और इधर देखो अभिकारकों की ऊर्जा यहाँ और उत्पादों की ऊर्जा आपको यहाँ प्राप्त हो रही है। यानी कि इस ग्राफ ए में देखो अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा और ग्राफ बी में उत्पाद की ऊर्जा कम पाई जा रही है। यानी कि अभिकारक की ऊर्जा यानी कि इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान Ea1 और इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान Ea2 इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, ये कम और ये ज्यादा। यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अभिकारकों के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, उत्पाद के लिए यदि हम बात करें तो उत्पादों की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मान अधिक है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर प्रोडक्ट, यानी कि उत्पादों की सक्रिय ऊर्जा और अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा में से अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों चित्रों से हमें क्या प्राप्त होता है कि ये वाली तो जो ऊर्जा है वो तो कैसी है ऊष्माक्षेपी है, और ये वाली जो अभिक्रिया है वो कैसी है ऊष्मा शोषी है। इसको किस प्रकार से समझते हैं, देखिए कि भाई चित्र ए में अभिकारकों की ऊर्जा अधिक व उत्पादों की ऊर्जा कम है, अतः अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बनने पर ऊर्जा कैसी हो रही है मुक्त हो रही है, और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी कि डेल्टा एच का जो मान है वो अग्र दिशा की सक्रिय ऊर्जा माइनस प्रतीप अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा यानी कि आगे और पीछे आने वाली जो ऊर्जाएं हैं उनके अंतर के बराबर होती है। तो डेल्टा एच जो है वो Ea माइनस Ea2 होता है। अब आपने देखा कि चित्र ए में Ea2 का मान जो है वो Ea1 से ज्यादा था, देख लो Ea2 का मान Ea1 से ज्यादा था। तो भाई जब आप इसमें रखोगे तो Ea1 माइनस Ea2 रखोगे तो ये नेगेटिव मान जो है वो ज्यादा है। नेगेटिव मान ज्यादा होने की वजह से डेल्टा एच का मान कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब ऋणात्मक आने का मतलब क्या है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसका जस्ट उल्टा चित्र बी में दिखाया गया है। भाई चित्र बी में Ea1 का मान जो है Ea2 से अधिक था, देख लीजिए आप Ea1 का मान जो है Ea2 से अधिक था। देखो Ea1 ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये अंतर ज्यादा है और ये वाला अंतर कम है। ये वाला अंतर कम होने की वजह से जो है जो Ea1 माइनस Ea2 करेंगे तो इसका मान अधिक है, अधिक होने की वजह से ये इसका जब आप डेल्टा एच निकालेंगे तो डेल्टा एच का मान कैसा प्राप्त होगा आपको धनात्मक प्राप्त होगा, जो कि एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि यदि किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा शून्य होती है तो उस अभिक्रिया के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिक्रिया का वेग
पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब? जब सक्रियण ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। और दूसरा, मंद अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा अधिक तथा तीव्र अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा कम होती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब सक्रियण ऊर्जा की गणना किस प्रकार करते हैं? एक तो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है भाई? आर्यन समीकरण देखो, K बराबर AE माइनस E अपॉन RT। अगर दोनों तरफ अगर लघुगणक लॉग ले लेते हैं तो लॉग लेने पर ये तो हो जाएगा log बेस 10 K और ये हो जाएगा log बेस 10 A इंटू EA अपॉन 2.303 R प्लस डॉट 1 अपॉन टी। यहाँ पर एक समीकरण आपको इस प्रकार प्राप्त होगी। अगर मैं इसको y एक्सिस पर और इसको इस तरीके से मैं ग्राफ के रूप में अगर बनाऊं तो उपरोक्त समीकरण के द्वारा एक y इज इक्वल टू mx प्लस c एक आपको ग्राफ की जो अभिक्रिया है या ग्राफ समीकरण जो है वो प्राप्त होती है, जिससे पता लगता है ग्राफ बनने वाला जो है वो एक सरल रेखा ग्राफ है। तो यदि log बेस 10 k और 1 अपॉन 2 के t के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए, देखिए log बेस 10 और 1 अपॉन परम ताप के मध्य यदि ग्राफ खींचा जा रहा है तो ये एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो अंतःखंड है वो log बेस 10 a के बराबर और वक्र का जो ढाल है, वक्र के ढाल की जो प्रवणता है वो माइनस EA अपॉन 2.303 R। माइनस का मतलब है कि ढाल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो उपरोक्त समीकरण एक सरल रेखा समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। यदि log बेस 10 k और 1 अपॉन t के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए तो निम्न प्रकार की एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यहाँ पर सरल रेखा का जो ढाल है वो माइनस EA अपॉन 2.303 R को तथा अंतःखंड जो है वो log बेस 10 A को व्यक्त करता है। फलस्वरूप EA और A के मान जो है वो ज्ञात किए जा सकते हैं। इस ग्राफ को बनाने का मतलब यही है। आगे देखिए गणितीय विधि। इस विधि में दो भिन्न भिन्न तापों, यानी कि गणितीय विधि में क्या करेंगे, दो अलग अलग तापों पर दो अलग अलग स्थिरांक निकालेंगे। तो दो अलग अलग तापों T1 और T2 पर दर स्थिरांक जो है K1 और K2 ज्ञात कर लेते हो। तो भाई समीकरण 1 से K1 अगर है तो यहाँ पर T1 लग देंगे और K2 अगर लिया है तो यहाँ पर T2 रख देंगे और दोनों ही समीकरणों को एक दूसरे से घटाने पर आपको इस तरह का एक इक्वेशन देखने को मिलेगा और इसको आगे सॉल्व करने पर आप T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 इस तरीके से ले लेंगे। यहाँ पर K2 K1 T2 तथा T1 के मान ज्ञात होने पर EA का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अभिक्रिया वेग की अभिक्रिया वेग की उत्प्रेरक पर निर्भरता। अब अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक पर किस प्रकार से निर्भर करता है? उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा? उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अभिक्रिया में भाग लेकर के अभिक्रिया के वेग को तो परिवर्तित कर देंगे परंतु खुद जो है वो परिवर्तित नहीं होंगे, केवल जैसे डाले थे वैसे के वैसे बाहर निकल आएंगे। उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ संयोग करके एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं जिसका स्थायित्व बहुत कम होता है, अतः विघटन होकर वांछित उत्पाद और उत्प्रेरक पुनः प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि क्या हुआ, रिएक्टेंट के साथ में आपने उत्पाद जब उत्प्रेरक जब डाला तो रिएक्टेंट और उत्प्रेरक आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक संकुल का निर्माण करते हैं और संकुल के निर्माण के पश्चात एक अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं। ये अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक जो है अपनी ऊर्जा कम करके वांछित उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्प्रेरक आपको एज इट इज वापिस मिल जाता है। तो अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव को समझने के लिए निम्न अभिक्रिया पर विचार करते हैं। एक दो अभिक्रियाक आपके पास में है A प्लस बी, ये उत्प्रेरक X की उपस्थिति में उत्पाद बना रहे हैं A और B, AB। तो उपरोक्त अभिक्रिया X उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस प्रकार हो रही है? देखो पहले तो A जो अभिकारक है वो X उत्प्रेरक के साथ में एक मध्यवर्ती संकुल बना रहा है। ये मध्यवर्ती संकुल B उत्प्रेरक अभिकारक के साथ में क्या अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर ले रहा है और उत्प्रेरक आपको अलग से प्राप्त हो रहा है। तो रासायनिक बलगति के अनुसार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो कम हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा तो अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाएगी, अर्थात ऊर्जा अवरोध पार करने में जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा अणु भाग लेंगे और ऊर्जा अवरोध जो है आसानी से पार हो पाएगा। फलस्वरूप अधिक अणु इस ऊर्जा को पार कर पाएंगे और उत्पाद बना सकते हैं। तो अभिक्रिया के वेग में भी क्या हो जाएगी बच्चों? वृद्धि हो जाएगी। यानी कि ये एक अभिक्रिया देखो, इसमें उत्प्रेरक के पहले तो अभिक्रिया का वेग जो है वो इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा था परंतु उत्प्रेरकों की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो कम हो गया है।
तो अभी अधिक से अधिक मात्रा में जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में परिवर्तित हो पा रहे हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान इतना कम हो जाता है। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में तो सक्रिय ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक थी, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो सक्रिय ऊर्जा है वो यहाँ से यहाँ तक की ही प्राप्त आपको हो रही थी। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में ऊर्जा आरेख को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। तो उपरोक्त ऊर्जा स्तर आरेख में उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा EA डैश तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा को EA से व्यक्त किया गया था। तो भाई EA डैश का मान जो है वो कम और EA का मान जो है वो अधिक प्राप्त हुआ था, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो गया था। तो अतः उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है, और सक्रिय ऊर्जा के मान में जितनी कमी होती है अभिक्रिया के वेग में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। उत्प्रेरक के अभिलक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं बेटा? कि भाई उत्प्रेरक जो है कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला कि भाई उत्प्रेरक की जो अल्प मात्रा है वे ही काम में ली जाए, मतलब अल्प मात्रा में ही उत्प्रेरक इतने सारे अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित कर दे कि ज्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही लाखों करोड़ों अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरित कर सकती है। दूसरा, उत्प्रेरक केवल सक्रिय ऊर्जा को ही परिवर्तित करता है, न कि मुक्त ऊर्जा को। यह ध्यान रखिएगा कि उत्प्रेरक सिर्फ और सिर्फ सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देता है। पहले जो मुक्त ऊर्जा काम में आ रही है ना, उसको नहीं कम करता है या बढ़ाता है। उत्प्रेरक केवल स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, न कि स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाओं को। यानी कि स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करता है, न कि स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाओं को। जो अभिक्रियाएं स्वतः परिवर्तित हो रही केवल उन्हीं को प्रभावित करेगा, उनके अलावा उत्प्रेरक बाकी जो अभिक्रिया है उनको परिवर्तित नहीं करेगा। और उत्प्रेरक की किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। साम्यावस्था तो जहां आनी है वहीं आएगी, साम्यावस्था को ही उत्प्रेरक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। अभी तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था शीघ्र जरूर स्थापित हो जाएगी। जल्दी साम्यावस्था लाने के लिए जहां आपको 10 मिनट लग रहे थे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो 2 मिनट में ही आ जाएगी। उत्प्रेरक जो है साम्यावस्था लाने का समय कम कर सकता है, परंतु साम्यावस्था तो जहां आनी है वहीं आएगी। साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, साम्यावस्था के आने के समय को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि उत्प्रेरक अग्र और पश्च दोनों ही अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से परिवर्तित करता है। जिस प्रकार से अग्र अभिक्रिया को परिवर्तित किया है, उसी प्रकार से पश्च अभिक्रिया को भी ये परिवर्तित करेगा उसी वेग के अनुसार। इसलिए अभिकारक जो है साम्यावस्था तो वहीं आएगी जहां आ रही है, बाकी उत्प्रेरक जो है साम्यावस्था शीघ्र स्थापित करने का काम करता है। तो इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।